आज हम बात करने वाले हैं 2019 एशियन मिस्ट्री थ्रिलर द ट्रैप्ड के बारे में। कहानी के बिल्कुल स्टार्टिंग में हम एक यंग लड़की को किडनैप्ड होते हुए देखते हैं। ब्रॉड डे लाइट में कुछ गुंडे उसे किडनैप करके ले जाते हैं क्रीपी बिल्डिंग में जो देखने से एक हॉस्पिटल लग रहा था। यहाँ पर उसके हाथ पैर बांध के उसके मुंह पे पट्टी डालकर रखा जाता है। ये लड़की कौन है, ये गुंडे कौन है, उनका मोटिव क्या है, वो हमें कुछ आगे पता चलेगा। नेक्स्ट सीन में हम द फेमस जर्नलिस्ट रेन जिहाओ से मिलते हैं। उसका एक प्रोग्राम 24 आवर ने आजकल हलचल मचा रखा है। इसमें रेन कुछ अनसॉल्व्ड क्राइम मिस्ट्रीज को सॉल्व करने की कोशिश करता है, सच को ढूंढ निकालता है। यही उसका पैशन है और इसी शो के लिए उसे प्रोड्यूसर ऑफ द ईयर का सम्मान भी मिला है। लेकिन एक के बाद एक हिट देने के बाद सक्सेस का भूत उस पर ऐसा चढ़ गया कि उसने फेक न्यूज बनाना शुरू कर दिया, सिर्फ शो के पॉपुलैरिटी बरकरार रखने के लिए। मगर एक दिन स्पॉन्सर्स को सब पता चल गया, उसके बॉस को भी। वो बहुत गुस्सा हो गए और रेन को नौकरी से निकाल दिया गया। रेन का रेपुटेशन पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। यहाँ तो उसे और कोई काम नहीं मिलने वाला, तो वो दूसरे सिटी जाकर शिफ्ट हो जाता है। उसकी सेक्रेटरी जाउसी पे जाती है उसके साथ। वहाँ वो लोग एक काइंड ऑफ क्रिप शो स्क्रीम बनाने का प्लान करते हैं, जिसके लिए जा पहुँचते हैं एक अबांडन्ड बिल्डिंग में। शूटिंग स्टार्ट होता है, सब कुछ रेडी था, लेकिन इसी बीच अचानक एक आदमी उनके बीच आ जाता है। वो घायल था, उसके पूरे शरीर पे बैंडेजेस थे। रेन उसी वक्त उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। पता चलता है उसके पूरे शरीर पे जलने का निशान है, लेकिन उसे कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिली। रेन को शक होता है कोई तो मिस्ट्री है इसके पीछे। वो उस आदमी से बात करने की कोशिश भी करता है, लेकिन ये आदमी कुछ नहीं कहता। रेन अपने स्टूडियो में लौटता है तो उसे एक ओल्ड डायरी मिलती है, पुरानी सी जली हुई। उस डायरी में बहुत सारे अजीबोगरीब बातें लिखी थी, एक मेंटल असाइलम के बारे में, उसकी पुअर कंडीशन के बारे में, वहाँ पेशेंट्स को कैसे ट्रीट किया जाता था उसके बारे में। इस डायरी में रेन को एक नाम भी मिलता है, वो रुक्सिन, साथ में एक स्केच भी। अब ये दोनों ही रेन को बहुत जाना पहचाना सा लग रहा था। नाम का तो पता नहीं, मगर ये स्केच उसने अभी अभी देखा है उस आदमी के हाथ पर। रेन भागता है हॉस्पिटल, मगर तब तक वो आदमी गायब हो चुका था। रेन समझ नहीं पाता ये डायरी आई कहां से, मगर जो भी हो वो इस केस को इन्वेस्टिगेट करने की सोचता है इस नाम के जरिए। मदद लेता है अपने एक पुलिस दोस्त से, जिससे उसे पता चलता है मिस वो अभी हॉस्पिटल में है। 1 साल पहले किसी रिवरसाइड प्राइवेट रिहेबिलिटेशन सेंटर में आग लगी थी, सारे पेशेंट्स की मौत हो गई। वो दावा करती है कि वो भी वहाँ पर ही थी, उसे किडनैप करके वहाँ ले जाया गया था, मगर पुलिस को उसकी कोई रिकॉर्ड वहाँ नहीं मिली। रेन को ये केस बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। उसे जानना था इस डायरी में जो बातें लिखी गई हैं वो सच है या नहीं। वो नेक्स्ट डे ही जाता है वो उसे मिलने, मगर वो उससे कोई बात नहीं करती। वो अभी तक ट्रॉमेटाइज्ड है। रेन भी उसे फोर्स नहीं करता, सिर्फ अपना कार्ड छोड़ के वापस आ जाता है। उसे पूरी उम्मीद है वो उससे बात जरूर करेगी, आज या फिर कल, मगर उससे पहले उसे भी तो कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करना होगा। रेन काम पर लग जाता है, वो ऑनलाइन सर्च करता है। ज्यादा कुछ तो पता नहीं चल पाता, सिर्फ इतना मिलता है कि मिस वो एक काफी इन्फ्लुएंशियल और वेल्दी फैमिली से बिलोंग करती है। उसके पिता वो माली और माँ ली जेनही की एक लौती बेटी है। वो सालों पहले विदेश गई थी आर्ट स्टडी करने के लिए, और उसके लौटने के 2 हफ्ते बाद ही वो माली का खून हो जाता है। पुलिस का शक है उसने ही अपने पिता का खून किया था। सजा से बचने के लिए अभी ये सब किडनैपिंग की स्टोरी बना रही है। इस केस में उसकी माँ ली मदद कर सकती थी, बट अनफॉर्चुनेटली इसके कुछ दिन पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। नेक्स्ट डे रेन फिर से जाता है वो से मिलने। इस बार वो अपना मुंह खोलती है, बताती है उसके साथ क्या क्या हुआ। पता चलता है फिल्म के स्टार्टिंग में हमें जो लड़की किडनैप्ड होते हुए दिखी थी वो ही मिस वो थी, और वो गुंडे रिवरसाइड रिहेबिलिटेशन सेंटर के हायर किए गए थे। वहाँ पर जो डायरेक्टर था विक्टर, वो कहता है वो पागल है, यहाँ पर उसकी ट्रीटमेंट होगी और रिकवर करने के बाद वो जा सकती है। वो उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है कि वो कोई पागल नहीं है, नॉर्मल है वो, उससे कोई गलती हुई होगी। मगर ये लोग उसकी एक भी नहीं सुनते। क्यों सुनेंगे, उनसे कोई गलती तो हुई ही नहीं, वो ही उनका शिकार थी। शुरू होता है उस पर टॉर्चर, और धीरे धीरे वो को इस फैसिलिटी के असलियत के बारे में पता चलता है। असल में ये कोई रिहेबिलिटेशन सेंटर है ही नहीं, बल्कि एक काइंड ऑफ अंडरग्राउंड जेल है। ये जो विक्टर, डेविड, ये सारे लोग हैं, ये लोग असल में मर्डरर्स है। रिच लोगों से पैसा खाकर उनके दुश्मनों को किडनैप करके यहाँ ले आते हैं, धीरे धीरे उन्हें पागल बनाकर, और फिर उनका खून करके उनके बॉडी पार्ट्स को बेच देते हैं। यहाँ पर एनेस्थीसिया के बगैर ही ऑपरेशन किया जाता है।
यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें उनके अपने परिवार ने ही भेजा था, सिर्फ अपना रास्ता क्लियर करने के लिए। जैसे यहाँ पर एक लेडी रहती थी लुलू नाम से। उसके पति को एक यंग लड़की से शादी करनी थी, इसीलिए बेचारी लुलू को यहाँ भेज दिया गया। यहाँ पर लुलू को लगातार गलत ट्रीटमेंट दिया गया, जिससे वो बेचारी पागल हो गई। अभी वो विक्टर के हाथ का पुतला बन चुकी है। विक्टर रेगुलरली उसका रेप करता है, जो लुलू रियलाइज ही नहीं कर पाती। शायद वो के साथ भी उनका यही करने का इरादा था। वो दवाई लेने से मना करती है तो विक्टर उल्टा उसके डोज दुगना कर देता है। कहता है उसमें पैरानोया, इल्यूशन, सेल्फ डिनायल के सिम्टम्स भी आने लगे हैं। फर्स्ट इंटरव्यू में यहाँ तक सुनने के बाद रेन कुछ बैकग्राउंड चेक करने की सोचता है। उसे रिवर साइड में मौजूद पेशेंट्स की लिस्ट मिलती है, जिसके जरिए वो उनके फैमिलीज तक जा पहुंचता है। इनमें से किसी के पिता गायब हुए थे, किसी के पति। रेन को पता चलता है मैक्सिमम केसेस में जो लोग गरीब हैं उन्हें तो पता ही नहीं उनके पति या फिर पिता के साथ हुआ क्या। दूसरी तरफ जाउजी को पता चलता है इस विक्टर के साथ वो के पिता वो माली का कनेक्शन था। विक्टर उसी के अंडर काम करता था, तो ये तो इम्पॉसिबल है कि उसके नाक के नीचे उसके बेटी को विक्टर के लोगों ने किडनैप कर लिया और उसे कुछ पता ही नहीं चला। इसका बस एक ही मतलब निकलता है, वो माली ने ही खुद अपने बेटी का किडनैपिंग ऑर्डर दिया था। लेकिन क्या ये बात वो जानती थी? इसी बात का पता करने रेन जाता है वो के पास। वो फिर से बताना स्टार्ट करती है। उस जगह की हालत नरक से कुछ कम नहीं थी। दिन में मैक्सिमम समय एक छोटे से सेल में कैद रहना पड़ता था, बाकी समय टॉर्चर सहना और बाकियों को टॉर्चर्ड होते हुए देखना। वो एक्सपीरियंस काफी भयानक था। उसे बाकी पेशेंट्स परेशान करते थे, स्पेशली उसके पास वाले सेल में जो आदमी रहता था वो को बहुत डर लगता था उससे। उसे फोर्सफुली मेडिसिन खिलाई जाती थी, मना करने पर टॉर्चर बढ़ जाता था। वो ने कई बार भागने की कोशिश भी की, बदले में उसका पैर ही तोड़ दिया गया। फाइनली एक दिन उस जगह के दहशत से डेस्परेट होकर वो वहाँ के एक स्टाफ से मदद मांगती है। उसके फॉर्म पे एक नंबर लिखकर कॉल करने के लिए रिक्वेस्ट करती है, लेकिन शायद वो स्टाफ भी इन लोगों के अगेंस्ट जाने से डरता था। वो समझ गई उसे खुद ही कुछ करना होगा। एक दिन बातों बातों में लुलू उसे बताती है यहाँ से निकलने का एक सीक्रेट पैसेज वे है, जिसके बारे में वो आदमी जानता है जो वो के पास वाले सेल में रहता है। वो कंफ्यूज्ड थी। उसे लुलू के बातों पर भरोसा करना चाहिए या नहीं। वो तो पागल है, फिर भी वो रिस्क लेती है। एक दिन छुप छुप कर वो उस आदमी से पूछती है जो उसे बाद में बाथरूम में मिलने के लिए बुलाता है। इस आदमी का इरादा बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था, फिर भी वो जाती है। उस आदमी से पता करती है वो सीक्रेट पैसेज वे कहाँ है। विक्टर के ऑफिस में, और उसे पासवर्ड भी मिल जाता है 7। तो वो उस आदमी को मार कर भागती है ऑफिस की तरफ। फर्स्ट लॉक को तो वो क्रॉस कर लेती है, मगर सेकंड लॉक इस पासवर्ड से नहीं खुलता। 3 बार गलत होने पर अलार्म बजने लगता है। वो के पास भागने का वक्त भी नहीं बचा था। फॉर्चुनेटली उसी वक्त वहाँ लुलू आ जाती है। मिस वो को पता था लुलू हर रोज यहाँ पर आती है, उसे जरूर पासवर्ड पता होगा, मगर पूछने पर वो नहीं बताती। इंस्टेड वो नोटिस करती है लुलू दीवार पर एक पैटर्न बना रही है। ऐसा पैटर्न वो हमेशा बनाती रहती है। वो को समझने में देर नहीं लगती यही पासवर्ड होगा। लकीली इसी से दरवाजा खुल जाता है और वो विक्टर के ऑफिस में घुस जाती है। उधर तब तक सभी को पता चल चुका था वो गायब है, तो सभी उसे ढूंढने भी लग गए थे। लेकिन वो को ऑफिस में ऐसा कोई पैसेज वे नहीं मिलता, सिर्फ एक पाइपलाइन को छोड़कर वो उसी में घुस जाती है। जब विक्टर आता है उसे उसकी सांसों की आहट सुनाई देती है पाइप से। जब वो चेक करता है तो उसे वहाँ वो दिख जाती है। ये बात वो ओवर फोन किसी को बताता है, मतलब सच में ही कोई है जिसके कहने पर विक्टर ये सारा काम कर रहा है और इसके बदले उसे बहुत सारा पैसा भी मिलने वाला है। दूसरी तरफ हम वो को देखते हैं। वो किसी तरह उस बिल्डिंग से बाहर आ पहुंचती है। रास्ते पर हेल्पलेसली भटकती रहती है, मदद मांगती है, मगर कोई गाड़ी नहीं रोकता। उल्टा कुछ गुंडे उसे चेस करते हैं। फॉर्चुनेटली तभी एक पुलिस कार गुजर रही थी वहाँ से, जो वो की मदद करते हैं। वो भी रिलैक्स्ड होकर सो जाती है, मगर कुछ देर बाद ही उसे पता चलता है ये पुलिस नकली है। वो लोग उसे विक्टर के पास ही ले जा रहे हैं, बस और क्या। इसके बाद वो की जिंदगी और बदतर हो जाती है। उस पर टॉर्चर दुगना हो चुका था। वो रियलाइज करती है शायद और ज्यादा दिन वो जिंदा नहीं बचेगी। यहाँ तक कह के वो रुकती है। रेन उससे एक सवाल करता है, इस डायरी में वो ने किसी डीमन के बारे में मेंशन किया है, वो कौन है? क्या वो माली है? रेन जानना चाहता था वो को पता है कि नहीं कि उसके अपने पिता ने उसे उस जेल में भेजा था, मगर वो कुछ जवाब नहीं देती। पैनिक करने लगती है, बार बार कहती है उसके पिता सालों पहले गुजर चुके हैं जब वो बच्ची थी, और वो अचानक बेहोश भी हो जाती है।
डॉक्टर्स कहते हैं ये उसके मेमोरी ब्लॉकेजेस के कारण हुआ है। उसका दिमाग कुछ मेमोरीज को ब्लॉक कर रहा है उसकी सैनिटी मेंटेन करने के लिए। वो को कुछ वक्त लगेगा खुद को संभालने के लिए। रेन उसे वो वक्त देता है और वो अपने तरीके से सर्च करने लगता है। उसे पता चलता है वो माली का जो फैमिली बिजनेस है वहाँ तो वो सिर्फ नाम का ही प्रेसिडेंट है। एक्चुअल में उस कंपनी में उसका कोई शेयर ही नहीं। असल में ये बिजनेस वो के नानू का था, जिन्होंने इस बिजनेस का 70% शेयर उनके बेटी ली के नाम किया था और बाकी 30% अपने ग्रैंड डॉटर वो के नाम। वो माली तो एक्चुअल में वो के पिता है ही नहीं, उसका स्टेप फादर है। जब 1 साल पहले मिस वो की माँ ली की मौत हुई तो उन्होंने अपना शेयर वो माली के नाम कर दिया, मगर वो माली को बाकी 30% शेयर भी चाहिए था। इसीलिए उसने विक्टर से कहकर वो का किडनैप करवाया। ये एलिबाई बिल्कुल परफेक्ट था और ये केस भी तकरा था। रेन का करियर फिर से बना सकता था ये केस, साथ में उसे फिर से ट्रूथ सीकर का खिताब भी दिला सकता था। इसीलिए रेन अपने बॉस के पास वापस जाता है, फिर से 24 आवर स्टार्ट करता है। इवन इस केस को और जोरदार बनाने के लिए अपने वॉइस को यूज करके एक फेक विटनेस भी खड़ा करता है। वो 1 साल पहले वो माली का केस बहुत पॉपुलर हुआ था तो पहला एपिसोड हिट रहता है। अब बारी है सेकंड एपिसोड की, जिसके लिए रेन जा पहुंचता है वो के पास। वो बताती है उसने जिस स्टाफ को वो नंबर दिया था लिन झेंग, वो लड़का बाकियों की तरह नहीं था, उससे भी और ये सब सहन नहीं हो रहा था। तो उसने एक दिन वो के बताए हुए नंबर पर कॉल कर ही दिया, वो के कंडीशन के बारे में इन्फॉर्म किया और फिर इस फैसिलिटी का एड्रेस देकर जल्द से जल्द आने को कहा। ये कॉल रिसीव किया था एक आदमी ने। वो के साथ उसका क्या रिश्ता है ये तो पता नहीं चलता, मगर वो पिछले कई दिनों से वो को ढूंढ रहा था। कई जगह कॉल किया उसने, पुलिस के पास भी गया, मगर कहीं कोई खबर नहीं मिल रही थी। फाइनली लिंचन के इंस्ट्रक्शन से वो रिवर साइड जा पहुंचता है और वहीं पर उसे वो माली दिख जाता है जिसने अपने बेटे का डेथ सर्टिफिकेट तक बना लिया था, जिस पर विक्टर का ही साइन था। मतलब इन लोगों ने ऑलरेडी वो की मौत निश्चित कर चुका था। ये आदमी चोरी छुपे ऊपर जा पहुंचता है। लिंचन के दिखाए हुए रास्ते पर वो को बचा भी लेता है, मगर बिल्डिंग से बाहर निकलने से पहले ही बाकी लोग उन्हें देख लेते हैं। उनके हाथ पैर बांध के उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है, जो एक्चुअली एक टॉर्चर चेम्बर था। विक्टर लिंचेंग को बहुत मारता है और फिर उस आदमी के हाथ पैर बांध के उसका पेट काटने लगता है। बेचारी वो कुछ नहीं कर पाती। इसी बीच एक हादसा होता है। रोज की तरह उस दिन भी लुलू विक्टर के ऑफिस में गई थी। वहाँ बर्ड्स को खाना देती है, कैंडल्स जलाती है, वही सब करती है जो वो रोज करती थी। मगर उस दिन एक्सीडेंटली वहाँ आग लग जाती है, जो धीरे धीरे पूरे बिल्डिंग में स्प्रेड करने लगती है। बात विक्टर तक भी आ पहुँचती है तो वो अपने ऑफिस में भागता है पैसा निकालने के लिए और वहीं पर फंस कर उसकी मौत हो जाती है। बाकी लोग भी अपने अपने जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। इसी क्योस का फायदा उठा के लिन झेंग वो और वो आदमी खुद को बचाकर भागने लगते हैं। लेकिन आग इतना ज्यादा स्प्रेड हो चुकी थी कि एक एक करके वो आदमी और लिन झेंग आग के चपेट में आ जाते हैं। आखिर तक सिर्फ वो ही वहाँ से सेफली निकल पाती है। रेन यहाँ तक सब कुछ चुपचाप सुनता है, मगर उसे उसका जवाब अभी तक नहीं मिला। क्या वो को पता था उसके पिता के इन्वॉल्वमेंट के बारे में? क्या उसने सच में ही उसका खून किया है? जवाब में वो कहती है हाँ, विक्टर ने खुद उसे बताया था। बाद में वो माली मिलने भी गया था वो से रिवर साइड में। वो अपने स्टेप फादर से नफरत करती थी क्योंकि वो एक राक्षस था। वो के ऊपर गंदी नजर थी उसकी, मगर वो ने उसे मारा नहीं, बल्कि उस दिन जब वो घर पहुंची उससे कुछ देर पहले वो माली घर लौट चुका था, उस आग से बचकर। अपने कारोबार को अपने आंखों के सामने खत्म होते हुए देखा था उसने। उसे ये भी पता चल चुका था कि वो बच गई है, तो वो माली डर गया। रिवर साइड फैसिलिटी का कोई लाइसेंस नहीं था, वो माली का एक इलीगल बिजनेस था। अगर वो ने पुलिस को सब कुछ बता दिया तब तो वो खत्म हो जाएगा। ऑलरेडी इतना लॉस हो चुका है उसका। इतना प्रेशर उससे सहन नहीं हुआ और वो माली ने सुसाइड कर ली वो के आंखों के सामने। वो उसका खूनी नहीं है, उसने किसी को नहीं मारा। रेन को अपना जवाब मिल चुका था तो वो फाइनल एपिसोड टेलीकास्ट करता है। उसी के मदद से वो को जस्टिस मिलता है, उस पर से सारे एलिगेशंस हट जाते हैं। रेन बहुत खुश हो चुका था, उसका खोया हुआ रेपुटेशन वापस आ चुका था, उसकी बॉस भी उसे एक्सेप्ट कर लेती है, सब कुछ ठीक हो चुका था। मगर इसी वक्त जाओ से एक बात कहती है, वो के माँ ली को एक नेचुरल डेथ हुई थी, तो उसके डेथ सर्टिफिकेट में विक्टर का साइन क्यों है? ये बात रेन को भी खटकती है, मगर वो उतना ध्यान नहीं देता। वो जाता है वो को रिसीव करने। आज मिस वो घर लौट रही है।
वो बहुत खुश दिखाई दे रही थी, मगर उसे ड्रॉप करते वक्त वो कुछ ऐसे बातें बोलती है जिससे ये कहानी 180 डिग्री टर्न लेती है। वो रेन को वो डायरी देती है और कहती है ऐसे पेन से किसी को इजीली घायल किया जा सकता है, इसीलिए उस हॉस्पिटल में किसी भी पेशेंट्स के पास ये सब अलाउ नहीं किया जाता था। इतना कहकर वो घर के अंदर चली जाती है और रेन सोचने लगता है अगर वो के पास पेन नहीं था तो उसने ये सब लिखा कैसे, मतलब ये डायरी उसकी नहीं है। धीरे धीरे सारा मामला उसके लिए क्लियर होने लगता है और खुलता है इस फिल्म का असली राज। पता चलता है ये डायरी असल में लिन झेंग की है। लिन झेंग वही घायल आदमी है जिसे रेन ने हॉस्पिटलाइज किया था। उसने ही रेन के प्रॉप बॉक्स में इस डायरी को छोड़ा था, इसीलिए वो बता नहीं पा रही थी इस डायरी में मेंशन्ड डीमन कौन है। तो ये पूरा वक्त वो ने रेन को उल्लू बनाया। रेन पुलिस की मदद लेता है बाकी केस को सॉल्व करने के लिए, जिससे उसे और एक डार्क सीक्रेट के बारे में पता चलता है। उस हॉस्पिटल में कभी वो रुक्सिन कैद थी ही नहीं, बल्कि उसकी माँ थी ली। वो माली ने विक्टर से कहकर ली को बंदी बनाया था, झूठा विल करके उसका 70% शेयर अपने नाम कर लिया, दुनिया की नजरों में उसे डेड घोषित कर दिया, इसीलिए उसके डेथ सर्टिफिकेट पर विक्टर का साइन था। वो ने जो कहानी सुनाई वो ली का एक्सपीरियंस था। ली ने लिन झिंग से कहकर अपनी बेटी वो से मदद मांगी थी। उस दिन कोई आदमी नहीं बल्कि खुद वो वहां पहुंची थी अपने माँ को बचाने, मगर बचा नहीं पाई। इससे पहले जब वो अपने माँ को कहीं ढूंढ नहीं पा रही थी तो वो ने रेन को कॉल किया था मदद के लिए, इसीलिए रेन को ये नाम जाना पहचाना सा लग रहा था। विक्टर ने उसका पेट काटा था, किसी आदमी का नहीं, जिसका घाव अभी भी उसके शरीर पे विजिबल है। हॉस्पिटल से वो डायरेक्टली उस रात घर लौटी थी, जहां वो माली आराम से बैठकर ड्रिंक कर रहा था। उसे देखकर वो खुद को और संभाल नहीं पाई। उसने वो माली को पीछे से शूट करके मार डाला। मिस वो सच में ही एक खूनी है। पुलिस का शक बिल्कुल सही था। उसने इनिशियली सबको बुद्धू बनाया, मगर लास्ट में अपने ओवर कॉन्फिडेंस के कारण रेन को हिंट्स दे ही दिया, जिससे उसकी असलियत बाहर आ गई। रही बात उस डायरी की, मुझे लगता है वो के इस प्लान में लिन झेंग भी शामिल था। उसने इंटेंशनली रेन से जाके मिला और इस डायरी के जरिए रेन को इस केस में इन्वॉल्व किया, तभी तो हॉस्पिटल से भागा वो। एट लास्ट मिस वो ने सारी सच्चाई को एक्सेप्ट कर ही लिया। उसे फांसी की सजा सुनाई गई, मगर उसने वो माली के ब्लैक मार्केट ऑपरेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन देकर सजा कम कर ली। फांसी के बदले फाइनली उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा मिली। द एंड। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। मुझे